देख लो क्या क्या पढ़ाया था। उस दिन हम पढ़ लेते लास्ट वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा। देखो एक बार कॉपी दिखाओ, देख लो एक बार क्या क्या पढ़ा हमने। जो पढ़ा हमने प्रसरण दाब का मापन। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, नया टॉपिक स्टार्ट करा था हमने पढ़ा था कि प्रसरण किसे कहते हैं। तो प्रसरण एक क्रिया हो, समझ में आई बात है, जिसे पता विरायक की अनुभूति कर सके विलय के नहीं, और इसके कारण इन्हें चने फूलती है। प्रश्न, किसी मनुष्य का सब इसी कारण फूलता। आलू तुम उबालते हो इसी क्रिया के कारण निकालते हो, उसी क्रिया को हम प्रसरण कहते हैं। समझ में आया बात है, यही समझाया गया था। और प्रसरण के अंदर ना अर्धपारगम में झिल्ली का होना अनिवार्य हो, ये भी हमने समझ लिया था। समझ नहीं लिया था प्रसरण की क्रिया के अंदर अर्धपारगम में झिल्ली का। प्याज देखिए उसके छिलके के बाहर जो झिल्ली है उसे अर्धपारगम में झिल्ली बोलते हैं, सेमी परमेम्ब्रेशन बोलते हैं उसे। विषण पढ़ाया हमने फिर, जिसमें उदाहरण दिया था अगरबत्ती का। मैंने कहा अगरबत्ती यहाँ जलाओगे ना तो सुगंध बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, काफी दूर तक। इसकी देखो हम विसरण बोलेंगे, विसरण। फिर हमने प्रसरण विसरण मंत्र पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था जो प्रसरण दाब है ना, प्रसरण दाब किसे कहती है। प्रसरण क्रिया को रोकने के लिए बाहर से दाब लगाया जा उसे प्रसरण दाब कहते हैं। प्रसरण क्रिया को रोकने के लिए बाहर से दाब लगाया जा उसे प्रसरण दाब कहते हैं। जैसे मैंने कहा इस पिस्टन के द्वारा बाहर से दाब लगाया जा रहा था, जो जो अणु ना विलायक के इधर जा रहे थे वे वापस इधर लौट जाएंगे, तो ऊपर से जो दाब लगाया जाएगा उसे प्रसरण दाब कहते हैं। अब प्रसरण दाब को मापने के लिए एक विधि बनाई गई थी, उस विधि को प्रसरण दाब को, उस विधि को बर्कले हर्टले विधि कहते हैं। और बर्कले हर्टले विधि में हमने ये डायग्राम समझा था, ये वाला डायग्राम तो मैं पिछले वाले वीडियो में बता रखा था, समझ में आ बात है। उसके बाद देख लो, ये समझाया था कि जो बर्कले हर्टले विधि में क्या समझाया था। बर्कले हर्टले विधि में समझाया था ये पिस्टन पिस्टन को जैसे ऊपर से दबाएंगे, इधर यहाँ पे कहा था एक तरफ हम स्टील का बर्तन लिया हमने, स्टील के बर्तन में लेके ना एक तरफ उसमें में झिल्ली लगाई, एक तरफ हमने विलन भर दिया, दूसरी तरफ विलायक भर दिया। पिस्टन से जैसे ताप लगाएंगे तो इसमें केस नली में तल ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे चढ़ जाएगा ना केस नली में तल, इसको लिखा है एक बार दो बार, बार का मतलब वो दाब हो। समझ एक बात, दाब को हम बार बनाते हो तो 2 3 5 8 7 कितना दाब लगा इतने केस नली में तल ऊपर चढ़ जाएगा, फिर नोट कर लेंगे। ऐसे करके हम प्रसरण दाब का मापन करते हैं। लेकिन आज हम जो सीखने वाले उसे हम कहते हैं प्रसरण दाब ज्ञात करना या प्रसरण दाब का सूत्र स्थापित करना। प्रसरण दाब है ना उसे पी से प्रदर्शित करते हैं, आज उसका सूत्र ज्ञात करेंगे। और ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से एक सूत्र बनने वाला, उस सूत्र के पेपर इस पेपर में, उस सूत्र के ऊपर पेपर में सवाल आवे। आज समझो, यहाँ से एक सूत्र बनने वाला, उस सूत्र के ऊपर पेपर में सवाल आवे। आज समझो, उसे तमीज से पढ़ने वाले 1 2 और 3 नियम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रसरण दाब कैसे ज्ञात करते हैं, प्रसरण दाब कौन सी विधि में ज्ञात करते हैं, उस विधि को बर्कले हर्टले विधि कहते हैं, वो जो हमने पढ़ाया था। बर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन आ सकता है पेपर में, कैसे करना, चित्र बना के उसके बारे में सब कुछ लिख देना जो कि यहाँ मौजूद है। तो यार बहुत अच्छी तरह समझाया था मैंने और लिखवाया भी था। समझ रहे हैं हम कहाँ पढ़ रहे कि पढ़ाई में एक ही चीज जरूरी, पता क्या, कंटिन्यूटी। अगर पढ़ाई के अंदर निरंतरता बनी रहेगी ना, जिंदगी में कभी मान नहीं खा सकता बच्चा। जिसकी कंटिन्यूटी टूट गई ना वो तबाह हो जाओ। तो सक्सेस का मूल मंत्र हो कंटिन्यूटी। लेकिन टीचर को तो कंटिन्यू रहना पड़ा। अच्छा, अब टीचर कंटिन्यू कैसे रहेंगे। तो मैंने सोच रहा सिर्फ एक दिन छुट्टी रह सकती हूँ तुम्हारी। वैसे 12th क्लास की मैं छुट्टी रखता नहीं, बहुत कम रखता हूँ। 12th क्लास की छुट्टी सैटरडे को लगता है, 10th की रखता हूँ। तो 12th क्लास की ना के बराबर छुट्टी रखता हूँ, याद रखना बात है, ऐसा समझो। और अब तो बारिश भी होगी तो तब भी पढ़ाऊंगा, छात्र लेकर होगा, बारिश का भी कोई डिस्काउंट नहीं है। अभी इन करेंगे मन मन में क्या हमने क्या बिगाड़ा आपको। यार कुछ सीखने मिलेगा तुम्हारे लिए सब कुछ नया, और मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मैं तो नया नया तलाशता रहता हूँ कि मुझे और अच्छा आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी में एक आधी बार कॉपी किताब खोल देख लेता हूँ कभी कभी, नहीं तो मुझे कॉपी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोचू कुछ नया मिलता ही नहीं, कुछ नया, कई साल तक घिस रहा हूँ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं लेवल बढ़ाऊँ, तो मैं इस बार नोट्स बदल रहा हूँ। समझ में आई बात, इस बार सारे चैप्टर के नोट्स बदल रहा हूँ, पूरे सेकंड केमिस्ट्री के, पूरे फिजिक्स के, पूरे मैथ के सारे नोट्स बदल रहा हूँ, और सारे नोट्स तुम्हारे लिए तैयार भी हो रहे हैं। ऐसा समझो, पूरा एक एक चैप्टर खत्म किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे, उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन, पूरा नोट्स तुम्हारे लिए तैयार होगा एक चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएगा, ये नोट्स बदला जाएगा। वही बात है, कम से कम 200 250 क्वेश्चन, फिर बैठना पेपर में किसी हो जाए। चलो सुन लो, तो हम प्रसरण दाब ज्ञात करना या प्रसरण दाब का सूत्र ज्ञात करना, ठीक, प्रसरण दाब ज्ञात करना या प्रसरण दाब का सूत्र ज्ञात करना। और समझते हैं कि बॉयल का नियम कैसे कहते हैं।
बायोल के नियम के ना प्रासरण दाब याद करके दिखाना। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपका ताप स्थिर हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आपका ताप स्थिर हो तो स्थिर ताप पर 11th क्लास में है नहीं है, स्थिर ताप पर जो प्रासरण दाब हो ना, विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब, ऐसे क्या होगा। एक एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है और लिखनी भी, स्थिर ताप पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब, पिस्टन इधर था तो बर्कल हेड लेके देखिए नहीं क्या, उसका जो स्थिर था इधर पिस्टन नहीं था, तो ऐसे कहेंगे स्थिर ताप पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब। ताप क्या होना चाहिए, स्थिर। सीख तो लोग है ना, वो क्या हो तो समझा दूंगा मैं। तो स्थिर ताप पर, केमिस्ट्री बहुत आसान है याद रखना, सबसे आसान सब्जेक्ट लगता हूँ, है ही नहीं कुछ ऐसा बताओ। अब ये ना मुझे इसमें कम बोलना पड़ा और तुम्हें भी कम डाटा ऐड करना पड़ा और समझने में बहुत जल्दी आ जाए, तो इसमें जब अच्छे नंबर लगा सकते हैं। तो स्थिर ताप पर ताप कैसा होगा, स्थिर। स्थिर ताप पर जो विलयन पर लगाया गया प्रासरण, विलयन इधर था, इसको क्या लगाया, पिस्टन के द्वारा प्रासरण दाब, तो विलयन पर जो प्रासरण दाब लगाया जाता, कौन से ताप पर, स्थिर ताप पर। विलयन पर क्या लगाया गया, प्रासरण दाब। जब विलयन पर प्रासरण दाब लगाया जाता, वो प्रासरण दाब उस विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता। इसे नीचे बोल रहे ना, इसे बोल रहे व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। एक एक चीज सुनने वाला हूँ, विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब स्थिर ताप, ऐसे बोल रहे, स्थिर ताप पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब विलयन के आयतन के, विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात करके फिर इसे फॉर्मूले में लिख दोगे, मैं यहाँ लिखवाने वाला नहीं है, ऐसा समझा दिया, सुनूंगा सिर्फ, ऐसा समझो, बताओ क्या समझाएगा। स्थिर ताप पर विलयन के द्वारा लगाया गया दाब विलयन के, स्थिर ताप पर विलयन पर पिस्टन के द्वारा लगाया गया, कनेक्ट भी तो करना पीछे था। स्थिर ताप पर विलयन पर पिस्टन के द्वारा लगाया गया प्रासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख दो, क्या बताया बताओ। क्या बताया गया, नेक्स्ट हमारा नंबर रहने वाला सबका, पिछले वालों को। चार्ल्स का नियम, ये भी समझ लो चार्ल्स का नियम क्या है, ये भी समझ लो चार्ल्स का नियम क्या है। ये तो अभी आपने पढ़ा है, बॉयल का नियम था, बॉयल। अब चार्ल्स का नियम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, यहाँ तो ताप स्थिर था, इसमें आयतन स्थिर हो, जितना बताया जा रहा है इतना याद रख लो, नहीं तो बहुत क्रिटिकल है, बहुत कठिन है, ऐसा समझ लो। स्थिर आयतन पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। बता दोगे, स्थिर आयतन पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, बता दोगे। क्या बताया भाई, विलयन के द्वारा या विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब समानुपाती होता है, याद रहेगी बात। वांट, हाफ या आवोगाद्रो का नियम, गद्दड़ नहीं आए, आवोगाद्रो, अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर। वांट हाफ का नियम कह सकते हैं, ठीक, पूरा नाम है वांट हाफ का अवोगैड्रो नियम। इसमें क्या हो, विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब पदार्थ के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मुझे इतनी उम्मीद है तुम्हें तीनों के तीनों सीख चुके होंगे और तीनों लिख भी सकते होंगे और बहुत आराम से। पहला किसका नियम था, बॉयल का। बॉयल का नियम में क्या लिखोगे, ऐसे लिखिए, स्थिर ताप पर विलयन पर लगाया गया प्रासरण दाब विलयन के आयतन पिस्टन द्वारा, विलयन में पिस्टन के द्वारा लगाया गया दाब प्रासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती 1/V। आया समझ में, जो समानुपाती क्या रहेगा ना, पाप कर रहा। दूसरे नंबर पर आ जाइए, जैसे आप दूसरे नंबर पर आएंगे, किसका नियम, चार्ल्स का नियम। स्थिर आयतन पर लगाया गया प्रासरण दाब विलयन के ताप के समानुपाती होता है। बात, अर्थात
P समानुपाती T, समीकरण 2। उसके बाद वान हाफ या एवोगैड्रो करनी लिख दोगे। उसके बाद हेडिंग बनाओगे विलियन पर, लिखोगे विलियन पर लगाया गया प्रश्न दाब पदार्थ के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। कुछ ना प्यारी प्यारी किताब में ना पी की जगह पाई भी लिख देती है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पाई पाई जानते हैं ऐसा ही तो हो पाई, तो लिख दे। तो प्रश्न दाब पाई तो भी प्रदर्शित करते हैं कुछ किताबों में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबका अपना प्रदर्शित करने का तरीका है समझ में, बस क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आया समझ में? ठीक, ये तीनों नियम समझ में आए। अब इन तीनों नियम को ना मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक सुंदर सा सूत्र निकालते हैं। ठीक, और तुम उसमें हंसी भी आ गई, ये बात पक्की। चलो दीदी चुप हो जाओ, कैसी बातें करती हो। तीनों समीकरण को मिलाने पर, तीनों समीकरण को देखो मिलाओ तो P P P वन टाइम, दिस वन टाइम एक बार, दिस इसको इसके साथ मिलाएंगे T की N की गुना हो जाएगी तो कितना बैठेगा, तो जाएगा P नहीं N T अपॉन V, N T अपॉन V। बेटर नहीं बेटर? एक समीकरण 2 समीकरण 3, 1 2 और 3 तीनों समीकरण को मिलाने पर देखो पी 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 एक बार नहीं लिख जाएगा। जो टी था टी के कोण अगर टी आ जाना, एन एन के कोण अगर आना जाएगा। यहां तक बताओ, नीचे क्या था कोण में वी, तो कोण में भी आया। यहां तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लो एक बार, लिखा थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। एन अपॉन वी है ना, एन अपॉन वी यहां लिख सकते हैं सी, सी बराबर सूत्र है एन अपॉन वी। सबसे शुरू में केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, सांद्रता का सूत्र सी बराबर एन अपॉन वी, अगर याद हो तो सबसे शुरू में केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो जहां एन अपॉन वी दिख जाए क्या लिख सकते सी, तो क्या है पी समानुपाती एन अपॉन वी हटाओ क्या लिख दिया सी, सीटी बन गया। तो दिक्कत है यहां तक। उसके बाद ये क्या है पी, यहां पी लिख, ये क्या है समानुपाती, समानुपाती ये क्या है सीपी। और फिजिक्स क्या कहता, फिजिक्स में सेकंड चैप्टर क्या कहता, फिजिक्स में 11th क्लास यही तो कहता कि जब तुम इसे हटाओगे ना कुछ कांस्टेंट आएगा। जब तुम इसे हटाओगे ना समानुपाती को तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। आइए देख लेते हैं कांस्टेंट भी क्या है। पी बराबर लगा, इसे हटा को बराबर लगाओ बराबर, तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका नाम आर, ये बैठेगा सी, ये बैठेगा टी। अभी आर का नाम बताने वाले, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर सी आर टी। तो P बराबर सर्ट, तो सूत्र P बराबर सर्ट, पैंट नहीं सर्ट। मैंने कहा था नहीं ऐसी आगे, तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो P बराबर सर्ट, P बराबर टी शर्ट नहीं सर्ट। अच्छा लगा ना, तो मुझे ये तो बात पक्की तो याद रहेगा। तो P बराबर क्या है सर्ट, सी आर पी। सी का मतलब विलेन की सांद्रता। बच्चों लोगों को पता होना चाहिए आर का मतलब क्या हो, तो आप पता ही नहीं आर का मतलब क्या हो। तो हम जहां करके लिख देते हैं, जहां आर बराबर गैस नियतांक, ठीक, गैस नियतांक, आर का नाम क्या है गैस नियतांक, और इसका मान हो 0.0821, 0.0281 एटीएम ATM पर मोल मात्रा की भी है इसका। ऐसे बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? P बराबर CRT, कुछ किताबों में NRT भी लिखा हुआ तो गलत नहीं है, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ पाई बराबर CRT तो गलत नहीं है। पहले बताया था P क्यों यहां पाई भी लिख सकते हो। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ P बराबर NRT गलत नहीं है। आप कहोगे गलत क्यों नहीं है? गलत इसलिए नहीं है क्योंकि V का मान अगर तुम V यहां लिखा हुआ C बराबर N अपॉन V, ऐसे लिखा C बराबर N अपॉन V, अगर तुम V का मान 1 रख दोगे, V का आइटम 1 रख दो तो C बराबर कितना आएगा N, तो N की जगह C लिख सकते हो
एन की जगह क्या लिख सकते सी, तो एन की जगह सी लिख सकते। कभी कभी वीलेन का आता है ना एक अंक मान को चला, तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ एक अंक आयतन के लिए, तो हम सी की जगह एन भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सभी सही है। सही बात। और सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट वो जो हमारी कॉपी में लिखा हुआ और यहाँ तक पी बराबर सर्ट आया समझ लो। तो तुम्हें एक किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, दुनिया की कोई सी किताब पढ़ लो जाए। अगर तुम्हें भाषा शैली का विकास करना ना, तो तुम्हारे पास जो बुक है ना उसे जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए वहां पर शब्द कैसे याद कर रखा है, क्या यही चीज है क्या। मैं जरूर देखता था किताब, याद रखना बात। तो पी बराबर सर्ट, पी बराबर अभी कहाँ लिख रहे हो, मतलब क्या बात करनी है, क्यों लिख रहे हो। पी बराबर सर्ट को ना आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, एनआरटी से गुणा आदर्श गैस समीकरण, पाई बराबर एनआरटी है, पी बराबर एनआरटी, इसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आइडियल इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन यही आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण। टीचर क्या पूछेगा प्रैक्टिकल में, ये पूछेगा आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या हो, तो पाई बराबर सर्ट, पाई बराबर ऐसे नहीं बोल दिए, पाई बराबर जो पेंट नहीं है तो पेंट नहीं है सर्ट हो गया ऐसा, तो पाई बराबर क्या है सर्ट। तो ये क्या है आदर्श गैस समीकरण। दिस इज ए आइडियल इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन, इसे आइडियल इक्वेशन बोलो। कोई दिक्कत, लिखना क्या अभी एक बता दो, जो बताया गया ना रफली नोट करना, ऐसा समझ में वही लिखना जो यहां तक बताया गया था। जो थ्योरी बोल को बताई वाली लिखनी, उसके बाद से लिख रही, जो थ्योरी बोल को बताई वाली लिख दोगे घर से लिखना, अभी यहां सिर्फ रफली नोट करना। टाइम बचाओ, एक अभियान चल रहा है टाइम बचाओ अभियान। कहाँ लेके जाएंगे आप इतना टाइम बचा के।
तोड़ लिया। पेटीएम करो। पेटीएम करो। छोटे दूसरी मुंह चला। छोटे दूसरी मुंह चला, गूगल पे हर जगह चलता है। पेटीएम करो। मुझे टीवी देखना नहीं आता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? लेकिन मैं ना इस सूत्र को और सुंदर बनाना चाहता हूँ। सुंदर कैसे बनाना चाहता हूँ? जब इस सूत्र सुंदर बन जाएगा ना तो सवाल बहुत आराम से करने वाला तुम्हारे साथ ही। और सूत्र को सुंदर बनाता हूँ। बेकार कर दिया, सुंदर बना दिया। P बराबर C R T। अभी थोड़ी देर C का मान लिखे थे। C का मान क्या बताता है? N अपॉन V। ठीक है, R ये क्या था? T। अभी सुंदर, ये तो और बड़ा बनना है। इसकी इधर गुणा कर दो। P बराबर N R T। कभी कभी ऐसे भी कह सकते हो, सही आदर्श गैस समीकरण तो यही हो। सही जो आदर्श गैस समीकरण हो ना, वो वास्तव में यही हो, P बराबर N R T। आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप यही है। सही रूप में अगर आदर्श गैस समीकरण पूछा तो ये मत बताइए। ठीक है राजू, कौन सा बताना? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी नहीं, पीवी क्या है? पीवी, पीवी बराबर, अभी भी बताना चाहिए। नीचे नोट में लिखो, नोट एनओटी। एनओटी आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप। 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 ये लिखो पी, ये लिखो P बराबर CRT। P बराबर CRT। उसके बाद लिखो C का मान लिखो N अपॉन V। C का मान लिखो N अपॉन V। नीचे लड़ी समीकरण लिखो PV बराबर NRT। क्या होगा? दिया ये तक नहीं काम चलने वाला। कहानी आगे बढ़ाओ। पीवी बराबर एनआरटी होगा। आदर्श गैस का समीकरण व्यापक रूप है, याद रखना बात है। अब ना हम पता क्या लिखने वाले? अब ये लिखने वाले इसमें पी का क्या मतलब हो, एन का क्या मतलब हो, आर का क्या मतलब हो, टी का क्या मतलब हो, सी का क्या मतलब हो, सब चीज का। इसे जादू ने लिखा है ना, अब नीचे लिख लिखो जहां। जहां पी का नाम लिखने वाले, एन का नाम, आर का, टी का,
सी का, वी का, सबके बारे में लिखने वाले, टी का, एन का, आर का, टी का, वी का, सी का। ठीक है, ओके। टी का नाम लिखो, विलियन पर लगाया गया प्राशन दाब। टी का नाम लिखो सब बच्चे, विलियन पर लगाया गया प्राशन दाब। विलियन पर लगाया गया प्राशन दाब। एन का नाम लिखो, पदार्थ के मोलों की संख्या। पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। टी का नाम लिखो, परमताप। टी लिखा हुआ ना कहीं, पहले टी का नाम, आर का नाम लिखवा रहे थे। टी का नाम लिखो, परमताप। परमताप, परम बाप नहीं, परमताप। परमताप, परमताप के बराबर, प्रताप या प्रताप क्यों लिख रहे हैं, परमताप लिखना, परमताप। परमताप 298 केल्विन बराबर हो, ब्राइट में 298 केल्विन परमताप के बराबर। आर का नाम लिखो, गैस नियतांक। गैस नियतांक, गैस नियतांक के बारे में लिखो 0.0821 एटीएम पर मोल। एटीएम करो, एटीएम पर मोल। मोल, मोल के साथ में साइड में केल्विन भी लिख दो, केल्विन डैश लगा, केल्विन माइनस मत बताना इसको। सी का नाम लिखिए, विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता। वी का नाम लिखिए, वी का नाम, विलियन का आयतन। वी का नाम लिखिए, विलियन का आयतन। अब हम क्या लिखने वाले हैं, अब हम करने वाले सवाल जो पेपर में आया हुआ। ठीक, सवाल लिखो, सवाल नहीं, सवाल, बदतमीज औरत। क्वेश्चन लिखो, सूत्र बताओ क्या निकल गया। आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप, आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप, पक्की बात है। वी का क्या नाम है, वी का। टी का नाम, टी का मान कितना हो, टी का मान कितना हो, टी का, अरे आर का मान बताओ, मान पूछा है, नाम नहीं। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना गाते हो। सवाल लिखो, सूत्र के ऊपर सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आता है लिखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा लिखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% यूरिया, सूर्य नहीं यूरिया, लड़कियों को सूर्य याद आ रहा है, NH2CO, NH2 लिख लिया। क्या लिखा, 25%, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% सूर्य यूरिया। विलियन का प्राथमिक दाब याद करो, विलियन का प्राथमिक दाब याद करो, 6% यूरिया, विलियन का प्राथमिक दाब याद करो। ठीक, जब किसी सवाल में वी का मान जाना देगा ना, आयतन कुछ एक मान पे चलेगा था, कितना, 1 लीटर। ठीक, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर देखो, सबसे पहले इधर इधर, अरे राजू बोलो, हर बच्चा राजू यहाँ बैठा हुआ क्लास में। चुटकी, राजू इधर चुटकी, इधर देखो,
तो सबसे पहले ये बताओ हमें निकालना क्या प्रसरण दाब। वो प्रसरण दाब के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पीवी बराबर आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा। टी का मान तुम्हारे पास पता कितना हो, 298 केल्विन ब्रैकेट में लिखा है। आर का मान देखो लिखा रखा है 0.0821। एन का मान नहीं पता, पता निकालना सीखेंगे। वी है, वी का मान कुछ दे रखा था 1, और एन का मान निकालने का भी सूत्र हो, एन बराबर हो डब्ल्यू अपॉन एम, भार बटे अनुभार। एन बराबर सूत्र हो डब्ल्यू अपॉन एम, भार बटे अनुभार। पदार्थ की मोलों की संख्या निकालने सूत्र पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, कर रहे हैं कैसे सवाल को, उसके बाद इसके जैसे सवाल दूंगा करके दिखाना। जब भी हम सवाल करेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है ना, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो जो ताप है ना, यहां से 298 केल्विन दे रखा है, 298 केल्विन कह दो, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तो कोई अलग मतलब नहीं है। हम निकाल लेंगे कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलो, आज समझ सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलो, केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे बदलो, ये हम सब समझेंगे। लिख दिया यहां तक, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6% यूरिया का क्या निकाल लेंगे, 6% यूरिया का हम प्राशन दाब निकाल लेंगे। तो प्राशन दाब निकालने से तो पहले लिखेंगे दिया है। अब देख क्या रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात टी का मान बताओ कितना, 298 केल्विन। परम ताप नहीं आएगा वो, तो परम ताप कितना हो 298 केल्विन। उसके ध्यान तो सुनते रहे ना। आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान तो लिखवाया था 0.0821, क्या लिखा था फिर मोल, अच्छा पेटियम करो मोल केल्विन, ऐसे था। उसके बाद जिस सवाल में वी का मान नहीं देगा क्या मान के चलेंगे, 1 लीटर। 3 मान तो मिल गए यार, वी का मान भी मिल गया, आर का भी, टी का भी, एन का चाहिए। और एन का मान निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यू की और एम की। ना तो हमारे पास डब्ल्यू एन एम है, तो फिर ये क्या रखा है 6%, ये छिपा हुआ आज, ये देख डाला डब्ल्यू और एम। अभी बताओ ये यूरिया नहीं है, और यूरिया का अनुभार बताया था 60 हो, अनुभार को पूरी केमिस्ट्री में लिखेंगे। तो यूरिया का जो अनुभार होगा, यूरिया का अनुभार कितना हो 60, चाहे तो तुम निकाल भी सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। यूरिया का अनुभार हो 60, ऐसा समझ, क्योंकि नाइट्रोजन का पता कितना हो, नाइट्रोजन का हो 14 प्लस एच का हो 1, और 1 की 2 गुणा करेंगे बैठेगा 2, प्लस लगाएंगे। कार्बन का कितना हो 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो 16, एन का कितना हो 14, 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 सब कुछ जोड़ोगे तो 60 ही बैठेगा, ऐसा करके जोड़ो। टी का मान निकल गया, आर का निकल गया, वी का निकल गया, एम का निकल गया, सब मान इसमें रखना। ये क्या एन नहीं है। अब डब्ल्यू तो चाहिए, डब्ल्यू अब डब्ल्यू मिल नहीं रहा। अब इस सूत्र में अच्छा बना सके नहीं, पी वी बराबर में एन की यहां करेगा डब्ल्यू बटे में एम गुना आर गुना टी। डब्ल्यू नहीं है हमारे पास, सब चीज 6% नहीं रखा। 6% का मतलब पता क्या हो, नहीं नहीं लगा डब्ल्यू का मान 6/100, इसका मतलब हो 6% का 6/100 हो, इसका मतलब 100 ग्राम अगर पूरा वीर्य है ना, उसमें 6 ग्राम यूरिया, पूरे वीर्य का मान 100 ग्राम है ना, उसमें 6 ग्राम यूरिया, तो यानी 6 ग्राम डब्ल्यू का मान है। तो डब्ल्यू का मान है 6 ग्राम, 2.5 ग्राम नहीं, 6 ग्राम पूरे वीर्य हमारा, वो तो 100 ग्राम, उसका मतलब नहीं है उस वीर्य के अंदर 6 ग्राम यूरिया। तो डब्ल्यू का मान कितना निकल गया 6 ग्राम। सारे मान भरो, चलो पी गुणा सूत्र लिख देगा इस तरह, वी का मान कितना, वी का मान 1 बराबर डब्ल्यू का मान 6, एम का मान, आर का मान 821 इंटू 298, 6 से काट देंगे, 6 2 60, इसका मतलब बाहर हो तो ऐसे समझो। उसके बाद इस तरह हम भाग देंगे, तो भाग देंगे या ऐसा कर लो, 2 तो काट दो, मुझे नहीं लगा 2 तो काटता हूँ, 10 ही ठीक है। इसकी जिस तरह से भाग देंगे ना, 0.1 की बात आ जाएगी वहां से, तो टी बराबर बैठा होगा 0.0821 गुणा 2.29 ये बैठा होगा इस तरह, पीछे तक मार्क पॉइंट आ जाएगी।
अब गुणा करने की तुम सब बात की होगी। जो गुणा करके आगा ना सिंपल तरीके 298 की 821 में गुणा करो, और जो गुणा करके आगा ना उसमें 1 4 5 अंक बाद पॉइंट लगाओ पीछे से, और फिर आंसर आ जाएगा पी का मान। चलो नोट करो इसे, बहुत बड़ा आएगा 244.658। इसके पीछे लिखेंगे बार, कुछ लोग पास्कल भी लिख, बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एटीएम भी लिख सको। उतार ले बेटे से उतार। कल कल कुछ बात की करती न थे, आज प्यार से हो गया, इनके इसकी जैसे एक सवाल घर से दिया करने के लिए, देखिए वो तो हाँ क्या लिखे नींद चढ़ रही, सुन गया भाई जल्दी से हो जाएगा। एक दो दिन और बस खत्म होने वाला चैप्टर तुम्हारा। इसके दिन आए, बरसात के दिन आए। एक क्वेश्चन लिखो, इसके जैसे क्वेश्चन घर से करके लेगा ना, मान बताया जाकर लिखो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सवाल लिखो सब। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके जैसे क्वेश्चन है, 5% यूरिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसका मतलब 273 केल्विन। कितना हो, इसके ब्रैकेट में लिख लो 273 केल्विन, क्योंकि टी का मान 298 लगना, इस बार 273 केल्विन लगना। लिख लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया, यूरिया का सूत्र तो पता लग गया क्या, के विलियन का परसेंट आप याद करो, के विलियन का परसेंट आप याद करो, के विलियन का परसेंट आप याद करो। आंसर लिख लीजिए 1.867712, 1.8677, 88677 कर ले जाओगे। ऐसे सवाल है केमिस्ट्री में से ये रोकते हैं। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नामक विलयन कवातनांक में उन्नयन, समझ में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, विलयन कवातनांक में उन्नयन। ओके ठीक है।